नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं हूं पूनम यादव और आज भारत के अपवा तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है या अपवा जाल हम किसे कहते हैं? एक निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल के प्रवाह को हम अपवा कहते हैं। और इसी प्रकार से जो ये नदियों का जाल बनता है, जो ये वाटर चैनल होते हैं, ये आपस में आकर के मिलते हैं और एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। इसी प्रकार से हो रहे अपवा को या प्रवाह को अपवा जाल या फिर ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज एक क्षेत्र में एक नदी प्रणाली को संदर्भित करता है, मीन्स एक नदी के बहाव क्षेत्र को दर्शाता है। तो ड्रेनेज बेसिन ऐसे क्षेत्र से संदर्भित है जो एक नदी प्रणाली, यानी इसमें एक मेन रिवर होती है और बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? अपवा बेसिन या फिर ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है ऐसे क्षेत्र को। तो ड्रेनेज सिस्टम को निर्धारित करने वाली जो कारक हैं वो है स्थलाकृति, यानी किसी भी स्थलाकृति के अनुसार ही वहाँ का अपवा जाल है वो बेस्ड रहेगा। जैसे हिमालय की नदियाँ नीचे अवतलित होती हैं और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं उनका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, ढाल पठार का। इसी के कारण से वहाँ की नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, इसी के साथ वहाँ का अपवा तंत्र है, जल की जो मात्रा है नदी के अंदर, उसके कारण से भी निर्धारित होता है कि अपवा तंत्र है वो कितनी दूरी तक विस्तृत रहेगा। इसके साथ ही चट्टानें जो धरातल की हैं, कोमल है या फिर कठोर है, इसके कारण से भी निर्धारित होता है कि वहाँ का अपवा तंत्र है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये जो अपवा तंत्र है इसके अंदर कुछ जल के बहने के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, बहाव क्षेत्र के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है वृक्षाकार अपवा प्रतिरूप। ये कैसा होता है? इसमें मेन रिवर बनने से पहले इसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपस में आकर के सम्मिलित होती हैं और फिर एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। तो उत्तरी मैदान वाली नदियां हैं वो सभी ऐसी ही नदियां हैं जैसे हिमालय से अवतलित होने वाली इस प्रकार से सहायक नदियां होती हैं और जब वो सम्मिलित होकर के एक बड़ी नदी का रूप लेती हैं। ठीक है, तो ये एक वृक्ष की आकृति बन जाती है जिसे कहा जाता है वृक्षाकार प्रतिरूप। ठीक है, एक है अरीय प्रतिरूप यानी रेडियल वाला। तो इसमें क्या होता है, जब एक पहाड़ी होती है और पहाड़ी के 2 या 3 तरफ नदियां निकलती हैं, ऐसे प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है जब एक मेन रिवर होती है और उसकी सब रिवर्स होती हैं, जब 90 डिग्री एंगल पर वो काटती हैं, यानी सभी नदियां 90 डिग्री एंगल पर आकर के मिलती हैं, ऐसे क्षेत्र को जो जाल बनता है उसे कहा जाता है जाली नुमा अपवा पैटर्न। ठीक है, इसके बाद अगला होता है अभिकेंद्री प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि जब नदियां इस प्रकार से पहाड़ की चोटियां होती हैं अलग अलग तरफ से और बीच में कोई झील होती है या फिर कोई गहरा भाग होता है, यहाँ से पर्वतों से नीचे उतरने वाली जो नदियां होती हैं ये जाकर के इस झील में या फिर गहराई वाले भाग में मिलती हैं, तब अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, इस प्रकार से निर्मित हुए प्रतिरूप को कहते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप। और सेकंड पे आता है अरीय प्रतिरूप। ये क्या होता है, जब एक पहाड़ी होती है और उसी के अलग अलग दिशाओं की तरफ नदियां हैं वो निकल रही होती हैं। ठीक है, जैसे अमरकंटक की पहाड़ी, प्रायद्वीपीय भारत में जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहां से अलग अलग नदियां, जैसे नर्मदा नदी निकल जाती है, इसी प्रकार से अलग अलग दिशाओं में जो नदियां निकलती हैं उसे कहा जाता है अरीय प्रतिरूप। इसके बाद नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। इसमें क्या होता है कि जैसे पहाड़ियां अलग अलग भागों पर होती हैं और बीच में कोई भाग ऐसा होता है जो गर्त होता है या फिर झील वाला होता है, तो ऐसे में जो अलग अलग दिशाओं से आने वाली जो नदियां हैं वो उस झील में जाकर के सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार के पैटर्न को कहते हैं अभिकेंद्रीय
प्रतिरूप। इसके बाद है जालीनुमा। इसमें एक मेन रिवर होती है और इसी के सहारे जो 90 डिग्री पर आकर के क्या करती हैं, काटती हैं मेन रिवर को, या फिर जो इसकी सब रिवर्स होती हैं उन्हें काटती हैं। तो इस प्रकार से एक जालीनुमा जो आकृति का निर्माण होता है उससे कहा जाता है जालीनुमा अपुआ तंत्र। इसके बाद एक और है जिसे कहा जाता है वलयाकार। ये किस प्रकार से निर्मित होता है, जैसे कोई भूखंड यहां पर निर्मित था, यानी यहां पर कोई पहाड़ था, ठीक है। अब ये नदी, कोई भी नदी है वो पहले इसके चारों तरफ बह रही होती है। अब जैसे जैसे ये भूखंड है इसका अपर्दन और अपक्षय हो जाता है, तो अब ये नदी है ये इस प्रकार से प्रवाह करती है, एक वलय की आकृति बनाती है, तो उसे कहा जाता है वलयाकार प्रतिरूप। अब आगे देखते हैं कि नदियों के द्वारा बनाई जाने वाली कुछ आकृतियां। तो नदी जब अपने उद्गमित होती है पर्वत से, तब वहां से लेकर के और अपने मुहाने तक कुछ प्रतिरूपों का निर्माण करती है, कुछ लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। तो उसे हम देख लेते हैं कि कुछ तो अपर्दन से भूखंड बनाती है और कुछ बनाती है निक्षेपण से। तो अपर्दन कब करती है, जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है, अर्थात जब नदी बन के चलती है तब उसमें जल की मात्रा है वो अधिक होती है, और जब ढाल तीव्र होते हैं तब नदी क्या करती है, कटाव करती है। तो कुछ जो शिलाकृतियां हैं वो कटाव से निर्मित होंगी और कुछ हैं वो निक्षेपण से निर्मित होती हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि नदी किस प्रकार की भूआकार बनाती है। तो सबसे पहले जब नदी उद्गमित होती है तब वो अपनी घाटी को गहरा करती है, ठीक है। और सबसे स्टार्टिंग में बनने वाली जो शिलाकृति है वो उसका नाम है वी आकार की घाटी। तो स्टार्टिंग फेज में क्या करती है, नदी अपना गहराई बढ़ाती है, ठीक है। जब उसकी स्पीड अधिक होती है तब वो अपनी गहराई बढ़ाती है और उसी के कारण से निर्मित होती है वी आकार की घाटी। और जब वी आकार की घाटी है वो अधिक संकीर्ण हो जाती है और उसकी गहराई बढ़ जाती है, तो उसी के कारण से निर्माण होता है गॉर्ज का। और जब ये गार्ज है ये और भी संकीर्ण और खड़े ढाल वाला हो जाता है, इसे आई आकार की घाटी भी कहते हैं। इस प्रकार से कोई पैटर्न बनता है तो उसे कहते हैं महाखड़, या फिर हम इसे कैनियन कहते हैं, या फिर इसे आई आकार की घाटी कहते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग फेज में जो लैंडफॉर्म बनाती है नदी, फिर उसके बाद में जब जैसे ही ढाल आता है, जैसे ही नदी का कोई गहरा जो ऊंचाई से जब जल गिरता है, कोई ढाल के सहारे गहराई से ऊंचाई से जब गहराई की तरफ जल गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। इसके साथ ही निर्माण होता है शिप्रिकाओं का। जब नदी अपने मार्ग में इस प्रकार से बहती है तो छिप्रिकाओं का निर्माण होता है, और जब जलप्रपात ऊंचाई से और गहराई की तरफ गिरता है तो इसकी जो गर्त बनता है, जल का जो एक गर्त बनता है, उसे कहा जाता है जलज गर्तिका। ठीक है। इसके बाद कठोर तथा कोमल चट्टानों के ऊपर नदी जब अपना अपर्दन करती है, यानी जो कठोर चट्टान होती है वो खड़ी रह जाती है और कोमल चट्टान यहाँ होती है, उसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक सीढ़ी नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं संरचनात्मक सोपान। ये भूआकार हैं, ये अपर्दन के कारण से निर्मित होते हैं। अब जब नदी अपने जो फुट प्लेन एरिया होता है उसके पास पहुंचती है तो ढाल मंद होने के कारण से नदी का जो वेग है वो कम हो जाता है, और जब अपने साथ अपर्दन के करके लाए हुए जो अवसाद होते हैं उन्हें वो जमा करती है। तो जमा करने के कारण से बनता है संप्राय मैदान। जैसा आप पीछे पढ़ चुके हैं लैंडफॉर्म्स में,
भाबर, तराई, खादर और बांगर के मैदान बनते हैं। तो समप्राय मैदान क्या होता है, ये प्लेन एरिया ही होता है जिसमें ये 4 शिलाकृतियां बनती हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर, यानी यहां समप्राय मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, भाबर मोटे कंकड़ पत्थर वाला एरिया होता है, तराई है वो जो दलदली क्षेत्र होता है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है जो पुरानी बाढ़ के द्वारा निर्मित हुई भूमि होती है, और खादर एक नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो नए बाढ़ के मैदान होते हैं, उन्हें कहा जाता है खादर। ठीक है, इसके बाद नदी वेदिकाएं बनती हैं। ठीक है, नदी वेदिका संरचनात्मक सोपान के प्रकार की ही आकृति होती है जो नवोन्मेष से निर्मित है। अब यहां देखिए, जब नदी अपने मार्ग में चलती है तो शिलाकृतियों के अनुसरण करते हुए नदी मोड़ खाते हुए चलती है। ठीक है, तो जब नदी का मोड़ है वो तीव्र हो जाता है, नदी का मोड़ है वो अधिक होता है, उसे ही कहा जाता है नदी विसर्प या फिर नदी मियांडर। यहां पे लिखा हुआ है विसर्प या फिर इसे कहते हैं मियांडर। और जब ये मोड़ है वो बहुत ही तीव्र हो जाता है, यानी ये मोड़ बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, इन्हीं एक स्थान पर एक तरफ तो नदी क्या करती है, अपर्दन करती है, और दूसरी तरफ नदी यहाँ किनारे पर जमाव करती है। तो जिस तरफ नदी, इस तरफ नदी का फ्लो है तो कटाव करेगी और दूसरी तरफ क्या करेगी, जमाव करेगी। तो इसी के कारण से एक गोलाकार झील का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है गोखुर झील। ठीक है, इसके बाद बनता है डेल्टा, जो लास्ट मुहाने पर नदी अपने साथ अपर्दित जो भूखंड होते हैं या फिर जो मिट्टी होते हैं उन्हें क्या कर देती है, निक्षेपित करती है, और इसी प्रकार से निर्मित जो भूआकार होता है उसे कहा जाता है डेल्टा। तो ये सभी जो भूआकार हैं वो नदी के द्वारा अपने मार्ग में बनाए जाते हैं। अब है भारत की नदियां। तो भारत की नदियां हैं उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो सदावाहिनी और मौसमी नदियां, 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। एक तो सदावाहिनी और दूसरी है मौसमी नदियां। तो सदावाहिनी नदियां कौन सी होती हैं, वे नदियां होती हैं जो सारा साल बहती हैं। और सारा साल कहाँ से बहती हैं, जो हिमालय की चोटियां हैं वहां पर ग्लेशियर्स हैं, लगातार जो तापमान के कारण से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं उसी के कारण से कंटिन्यूस जल है वो नदी को मिलता रहता है और पानी का प्रवाह होता है। तो इन्हीं नदियों को कहा जाता है सदावाहिनी नदियां। इसी के साथ मौसमी नदियां होती हैं, ये नदियां हैं वो किसी मौसम विशेष के अनुसार ही बहती हैं, अर्थात जब मानसून का सीजन आता है अर्थात बारिश की प्राप्ति जब होती है तब ये नदियां हैं वो संचालित होती हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो मौसमी नदियों का ही उदाहरण है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां कहलाती हैं और हिमालयी जो नदियां हैं उन्हें कहा जाता है सदावाहिनी नदियां। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली जो अपवा तंत्र में 3 हमने नदी प्रणालियों को सम्मिलित किया है, सिंधु अपवा तंत्र, गंगा अपवा तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो हिमालय की नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो हिमालय की जो नदियां हैं उसमें सबसे पहला भाग आता है सिंधु नदी तंत्र का। ठीक है, इसमें 3 मुख्य भाग है, जिसमें सबसे फर्स्ट वाला है सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो 12मासी हैं, यानी सदावाहिनी है या नित्यवाहिनी है, हमेशा इनको जल मिलता रहता है। किससे मिलता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं और उसी के कारण से नदियां अवतलित होती हैं। तो इनमें अधिकतर जो नदियां हैं वो तिब्बत के पठार के दक्षिणी ढालों से निकलती हैं और हिमालय के दक्षिण की ओर
मुड़ती है ये नदियां और ऊंचे पर्वतों को काट करके ये नदियां महाखड़ का निर्माण करते हैं। तो तीव्र जो किनारे वाले जो गड्ढे होते हैं या फिर संकीर्ण जो एक मार्ग होता है उसे कहा जाता है महाखड़ या फिर आई आकार की घाटी या फिर कैनियन। तो ये कैनियन बनाते हुए नदी क्या करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसी के आधार पर हिमालय की अधिकांश नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। तो अब देख लेते हैं पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं। दो शब्द होते हैं, एक अनुवर्ती और दूसरी है पूर्ववर्ती। एंसीडेंट और कॉन्सिडेंट, ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदियां और अनुवर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदियां ऐसी नदियां हैं जो ढाल के निर्माण से पूर्व भी उसी दिशा में बह रही थी, उनका जो प्रवाह मार्ग है वो उसी दिशा में था, और आज भी वो नदियां भूखंड के निर्मित होने के बाद में भी, यानी हिमालय के उत्थान होने के बाद में भी वो अपने ही मार्ग में जैसे पहले बह रही थी वैसे ही आज बह रही हैं, यानी वो नए बने हुए ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नदियां ढाल के सहारे नहीं बहती हैं, वो अपना ढाल निर्मित कर रही हैं जैसा उनका पहले मार्ग था, ठीक है। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो ढाल के बनने के बाद में जिस प्रकार का ढाल बना है, यानी हिमालय का उत्थान हुआ है, उसके बाद में जैसे जैसे हिमालय का ढाल है उस प्रकार का अनुसरण करती हैं, उन नदियों को कहा जाता है अनुवर्ती सरिता या फिर अनुवर्ती नदी, यानी कॉन्सिक्वेंट नदी। अब ये क्या होती है, जो ढाल का अनुसरण करने वाली नदी होती है उसे कहा जाता है अनुवर्ती सरिता, और ढाल का अनुसरण नहीं करने वाली नदियां होती हैं वो कैसी होती हैं, पूर्ववर्ती नदियां। ये नदियां क्या है, इनका जो प्रवाह मार्ग है वो प्राचीन समय में, यानी जब भूखंड निर्मित नहीं हुए थे तभी भी इसी प्रकार का था, और आज भी वो नदियां इसी प्रकार से बह रही हैं। तो देखो, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, सतलुज, गंडक, कोसी और तिस्ता सभी पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। ये नदियां हिमालय से भी पुरानी हैं, जो हिमालय के निर्माण के पहले भी उत्तर से दक्षिण बहती थी और आज भी वो उत्तर से दक्षिण ही बह रही हैं। तो इन नदियों से बनने वाले जो महाखड़ होते हैं वो काफी गहरे होते हैं। तो 1800 से 3600 मीटर तक के गहरे तीव्र ढाल वाले महाखड़ का निर्माण ये नदियां करती हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, और भारत के जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से होते हुए पाकिस्तान में ये नदी प्रवेश कर जाती है। तो तिब्बत में इस नदी को कहा जाता है सिंगी या फिर खम्बान नदी कहा जाता है, या फिर इसे शेरमुख भी कहा जाता है, ठीक है। यह नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक महाखड़ का निर्माण करती है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कुछ उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं जो इसके दाएं किनारे पर, यानी सिंध नदी के दाएं किनारे से मिलती हैं, और कुछ नदियां हैं जो बाएं किनारे से मिलती हैं। तो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं वो पंच आब यानी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां हैं, जो आपस में मिलकर के पाकिस्तान में मिठानकोट के पास में सम्मिलित होकर के एक शाखा के रूप में मिलती हैं। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो चिनाब नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की। ये देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास में बोखरचू हिमनद से निकलती है सिंध नदी, और इसके उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां हैं वो गिलगित है, स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल और कंधार और झोब नदी। ये सभी नदियां इसके उत्तरी किनारे से मिलती हैं, यानी बाएं इसके किनारे से मिलती हैं, और इसके दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं वो 5 नदियां हैं। तो सबसे पहले है झेलम नदी जो वेरीनाग झील से निकलती है, और जाकर के चिनाब में मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है जो पीर पंजाल घाटियों से बहती हुई चिनाब नदी आती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है।
इसके बाद व्यास नदी जो कुल्लू और कांगड़ा घाटी से बहती हुई इसके बाद है सतलज नदी जो राक्षस ताल से निकलती है और इन सभी पांचों नदियों का संगम लेकर के और मिथान कोट के पास सिंध नदी में मिल जाती है और इसके बाद सिंध नदी अरब सागर में जाकर के प्रवेश करती है। ठीक है, सबसे पहले है सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम नदी। तो ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास इन सभी नदियों का ये पौराणिक नदियां हैं, इनका पौराणिक महत्व है, इनमें पुराणों में इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो उसी के आधार पर झेलम नदी को पुराणों में वितिस्ता कहा गया था। तो कश्मीर घाटी से ये नदी, झेलम नदी का जो उद्गम है वो वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग झील से निकलने के बाद में ये नदी 200 मीटर का एक गहरा गार्ज बनाती है तथा इसके बाद ये वूलर झील में जा मिलती है तथा इसके बाद में ये नदी श्रीनगर से बहते हुए तंग जो गलियारे हैं वहां से निकलती है और महाखंड से गुजरते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट ये चिनाब नदी में जाकर के मिलती है। इसके बाद आती है चिनाब नदी, जिसे वेदों में वैदिक नाम इसका अस्कनी है, यानी वेदों में इसको अस्कनी के नाम से जाना जाता है। तो चिनाब नदी चंद्र और भागा दोनों नदियों के नाम से बहती है और चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर इसका नाम चिनाब जब पड़ता है और ये अखनूर के निकट एक तीव्र मोड़ लेती है और यह नदी एक 1 किलोमीटर लंबा गार्ज या कैनियन का निर्माण करती है। ठीक है, झेलम और रावी नदी है वो चिनाब में मिलती है और जब चिनाब नदी है वो रावी और झेलम का जल लेकर के सतलज नदी में, रावी और झेलम नदी का जल लेकर के चिनाब नदी है वो सतलज नदी में जाकर के मिलती है। तो पीर पंजाल रेंजेस से होकर के बहती है चिनाब नदी। इसके बाद आती है रावी नदी। रावी नदी को पुरुषणी कहा जाता है, वैदिक नाम है वो पुरुषणी है। तो हिमाचल के कुल्लू और कांगड़ा घाटी से होकर के ये नदियां बहती हैं और औतांग दर्रे से ये नदी उद्गमित होती है, पश्चिम से निकलती है और ये चंबा घाटी से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये पाकिस्तान के मुल्तान शहर के पास झेलम में जाकर के मिल जाती है। रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। इसके बाद आती है व्यास नदी। व्यास नदी को वेदों में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है और व्यास नदी कांगड़ा घाटी से निकलती है तथा कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सतलज में जाकर के मिल जाती है। इस नदी की लंबाई है वो 460 किलोमीटर है और एक बात इसकी महत्वपूर्ण है कि एकमात्र ऐसी नदी है जो पंच आब में से केवल भारत में ही बहती है। ठीक है,
एकमात्र भारत में बहने वाली नदी है पंजाब में से, जो पूरी तरह से भारत में ही प्रवाहित होती है। इसके बाद है सतलज नदी, जिसका वैदिक नाम है वो सुत्रुदी है। यह नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट में राक्षस ताल नामक स्थान से निकलती है और यहाँ से लालचेन और संबाब के नाम से इस नदी को जाना जाता है। तो एशिया का सबसे ऊंचा जो बांध है बाखड़ा बांध, वो इसी नदी पर बना हुआ है। और कृत्रिम झील गोविंद सागर, वो भी सतलज नदी पर ही बनाई हुई है। पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर ये नदी मैदान में प्रवेश करती है। वन 1450 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। दोआब क्या होते हैं? दो नदियों के बीच का एक ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ठीक है, तो दो नदियों के बीच का ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों के जल को विभाजित करता है या फिर स्थल का हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है दोआब। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। और उत्तरी भारत की जो नदियां हैं यानी पंजाब है, रावी, सतलज, व्यास, झेलम और सिंध जो नदियां हैं वो दोआब के अच्छे उदाहरण हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से दोआब हैं। बिस्त दोआब, रेचना दोआब, बारी दोआब, चाज दोआब और अगला है सिंधु सागर दोआब। तो ब्यास और सतलज के बीच में है बिस्त दोआब, रावी तथा चिनाब के बीच है रेचना दोआब, ब्यास तथा रावी नदी के बीच में है बारी दोआब, चिनाब तथा झेलम नदी के बीच में है चाज दोआब और सिंधु सागर दोआब है वो तीन नदियों के बीच का दोआब है। तो इसमें झेलम, सिंधु नदी तथा इसके साथ में ही चिनाब नदी, इन तीन नदियों के बीच में बने हुए दोआब को सिंधु सागर दोआब कहा जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण नदी तंत्र आ रहा है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंगा नदी का जो नाम है वो देवप्रयाग के बाद पड़ता है, यानी भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं उनका संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। तो गंगा नदी के संदर्भ में जब प्रयाग नाम आएगा इट मीन्स वहां पर किसी न किसी नदी का संगम है वो है। ठीक है, तो संगम स्थल को प्रयाग कहा जाता है। तो सबसे पहला जो प्रयाग है वो देवप्रयाग है, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां हैं वो आकर मिलती हैं आपस में, और उसके बाद नदी का नाम पड़ता है गंगा। ठीक है, इसके बाद इस गंगा नदी के जो प्रयाग हैं उसमें सेकंड नंबर पर आता है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग यानी जोशी मठ के निकट जब धौली गंगा नदी इसमें आकर के गंगा में विलीन होती है, धौली गंगा नदी जब विष्णु प्रयाग के पास सम्मिलित होती है, ठीक है, इसके बाद आगे चलती हैं
तब अगला प्रयाग आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के समय यहाँ पर पिंडार नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है, तथा इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के समय मंदाकिनी तथा काली नदी गंगा नदी में आकर के ऐड होती है। इसके बाद महासंगम यानी दक्षिण की ओर से यमुना नदी आकर के मिलती है प्रयागराज इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में, तब उसे प्रयागराज स्थान कहा जाता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में गंगा नदी की जो धाराएं हैं उन वो दो बराबर भागों में बढ़ जाती हैं। एक शाखा है उसे कहा जाता है भागीरथी और दूसरी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा रखा गया है। ठीक है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो यमुना नदी, टॉन्स नदी, सोन नदी, केन नदी। ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये नदियों का प्रवाह है और गंगा नदी में ये नदियां जाकर के सम्मिलित होती हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां या फिर गंगा नदी के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां या फिर उत्तरी छोर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंगा, कोशी नदी, महानंदा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां सम्मिलित हैं। यहां देखिए गंगोत्री हिमनद से निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है गंगा नदी। ठीक है। उसके बाद गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी नदी इसमें सम्मिलित होती हैं और पद्मा नाम से ये नदी बांग्लादेश में जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें जो प्रवेश करती है ग्वालंदो नामक स्थान पर। बांग्लादेश का स्थान है ग्वालंदो, वहां पर पद्मा नदी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम है वो ग्वालंदो नामक स्थान पर होता है और इसके बाद ये नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो दक्षिणी छोर से मिलने वाली नदियां हैं वो चंबल नदी, बेतवा, केन, सोन, ये दामोदर, ये सभी नदियां हैं वो दक्षिणी किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। यह नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज के समीप ये नदी गंगा में प्रवेश करती है। इससे पहले प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती है यानी यमुना नदी में मिलती हैं, जबकि हिंडन, रिंद, रेंगर, सेंगर, वरुण आदि नदियां हैं वो इसके बाएं तट से आकर के मिलती हैं। तो यमुना की जो अधिकतर सहायक नदियां हैं उनका उद्गम है वो विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों से होता है। यानी पठार का जो ऊंचा एरिया है या फिर कैमूर या फिर सतपुड़ा या विंध्याचल की पहाड़ियों से ये नदियां निकलती हैं। तो चंबल, सिंध और बेतवा, केन, सोन नदियां निकलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर जानापाव की पहाड़ियों से निकलती हैं और उत्तर मुखी होकर के ये नदियां एक बड़े महाखंड का निर्माण करती हैं। राजस्थान के कोटा जिले में पहुंचती है और यहाँ पर इस नदी पर यानी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया हुआ है। चंबल नदी अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। यानी ये नदी है ये उत्खात भूमि शिलाकृति बनाती है। यानी एक
उत्खात भूमि स्थलाकृति का अर्थ होता है कि जब पवन और जल दोनों प्रक्रम एक साथ कार्य कर रहे होते हैं। इन स्थानों को चंबल के बीहड़ के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स नदी ने यहाँ पर बहुत सारे बैडलैंड बनाए हैं और इसी के साथ में ही हवा प्रक्रम भी यहाँ पर कार्य करता है। तो चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है बनास, अरावली से निकलती है। तो ये था गंगा नदी तंत्र। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा गार से नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम में इसे लाल नदी के नाम से जानते हैं। असम की मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण से लाल मिट्टी होती है वहाँ की, और यहाँ से प्रवेश करने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो नदी का पानी है वो कैसा दिखता है, रेड कलर का, और इसी के कारण से इस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर ये नदी बहती है। यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश के गार्ज के माध्यम से ये नदी प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो तिब्बत में इस नदी को क्या नाम दिया गया है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये नदी बाढ़ और मार्ग परिवर्तन के कारण से एवं तटीय अपर्दन के लिए भी यहाँ जानी जाती है। इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो दिबांग और सिकांग है। दिबांग और लोहित इसके बाएं किनारे से इसके ऐड होती हैं। तो दिबांग और लोहित यहाँ, ठीक है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं दिहिंग और धनसरी हैं। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश से ये नदी भारत में प्रवेश करती है। ये देखिए दिहांग, दिबांग और लोहित नदी इसके बाएं किनारे से इसमें ऐड होती है। सुबनसिरी, कामेंग नदी है, मनास, संकोस, रेडाक नदी, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, और पद्मा यानी गंगा नदी है। ग्वालंदो नामक स्थान पर गंगा और यमुना का संगम होता है, और इसके बाद ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये नदियां न तो विसर्पों का निर्माण करती हैं और न ही बारहमासी हैं। ठीक है, तो ये नदी कैसी है, ये नदियां मौसमी नदियां हैं। ठीक है, तो ये नदियां सारे साल प्रवाहित नहीं होती हैं। यहाँ पर मानसून के समय जब गर्मी का मौसम होता है, यानी मानसून जब हवाएं यहाँ पर प्रवेश करती हैं और मानसूनी वर्षा जब इन स्थानों पर होती है, तब इन नदियों को जल की प्राप्ति होती है और ये नदियाँ क्या करती हैं, संचालित होती हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो ब्रंस घाटी में बहती हैं, ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियाँ अपेक्षाकृत छोटी हैं। ठीक है, और इन सभी प्रायद्वीप की जो नदियां हैं इनका ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्योंकि जो पठार का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनमें गोदावरी 1465 किलोमीटर सबसे लंबी है, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर है, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है, कावेरी नदी 760 किलोमीटर लंबाई तय करती है। ठीक है, यहाँ की जो नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं, और गोदावरी, कृष्णा
और कावेरी महानदी ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाकर के प्रवेश करती हैं। तो ये नदियां दो भागों में विभक्त होती हैं, एक शाखा इसकी अरब सागर में गिरती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहां देख लेते हैं सभी नदियां कहां से उद्गम है और कहां पर इसका विलय होता है। तो सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकल करके कहाँ जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर अरब सागर में गिरती है। ठीक है, गंगा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना नदी, इसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी जो सम्मिलित होकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, इसके साथ स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं और इसी के साथ गोदावरी नदियां हैं, गोदावरी जो नदी है वो बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती तथा माही नदी ये सभी कहाँ जाती हैं, अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। तो ये देखिए लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये नदियां कहाँ जाती हैं, अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। लूनी नदी अपने मार्ग में ही विलुप्त हो जाती है। मांडवी और जुरावी नदियां हैं वो गोवा की नदियां हैं। कर्नाटक की श्रावती नदी है और केरल की पेरियार नदी है। ये सभी नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर के विलीन होती हैं। इसके अलावा भादर नदी जो गुजरात के राजकोट से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। इसके अलावा सतरंजी नदी जो गुजरात के अमरेली जिले से निकलकर खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ये है खंबात की खाड़ी, यहाँ जाकर के गिरती है। साबरमती नदी ये उदयपुर के राजस्थान के निकट अरावली पर्वतमाला से निकलती है तथा गुजरात से होते हुए यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद आती है माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है और इसका प्रवाह मार्ग है वो एमपी, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर के ये नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदियां सोम तथा जाखम नदी है और यह नदी भी जाकर के खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। दक्षिण भारत की नदियां पढ़ रहे हैं हम जो अरब सागर में प्रविष्ट होती हैं या अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, यानी सतपुड़ा और विंध्याचल की श्रेणियां हैं उनके बीच में एक भ्रंश घाटी है, वहां से होकर के नर्मदा नदी गुजरती है तथा जबलपुर के पास में भेड़ा घाट में संगमरमर की शैलों से होते हुए ये नदी एक गहरे गार से होकर के बहती है। ठीक है, यहां पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट लगभग 1323 किलोमीटर यह नदी बहती है और भड़ौच के निकट यह दक्षिण में अरब सागर में जाकर के मिलती है। ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। नर्मदा नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी ज्वारनद मुख बनाती है। तो ज्वारनद मुख या एस्चुरी क्या होता है, जब नदी बहकर आ रही होती है और वह समुद्र में विलीन होने से पहले एक संकीर्ण घाटी में बहती है और उस संकीर्ण घाटी में ज्वार के समय यानी जब जल ऊपर उठता है तो समुद्र का जल है वो नदी के मार्ग में प्रवेश करता है तथा वहां पर नदी का पानी भी मौजूद होता है। ऐसे मुहाने को क्या कहते हैं, ज्वारनद मुख कहते हैं। ठीक है, तो नदी का जलमग्न मुहाना जहां से स्थल से आने वाले जल तथा सागरीय खारे जल का मिलन होता है। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण से
मलबा नहीं होता है और मुहाने पर मलबे का निक्षेप नहीं होता है। नदी जल के साथ में मलबा भी समुद्र में गिर जाता है। ठीक है, तो नदी का मुहाना और भी गहरा हो जाता है और ऐसे ही मुहाने को ज्वारनद मुख या फिर एस्चुरी कहा जाता है। तो जो अरब सागर में प्रवेश करने वाली नदियां हैं यानी नर्मदा और ताप्ती नदी, ये नदियां हैं वो ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ताप्ती नदी है वो बैतूल जिले से निकलती है, मुल्लाई नामक स्थान से निकलती है, सतपुड़ा हिल्स और अजंता की पहाड़ियों के बीच में ये भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी का बेसिन है वो महाराष्ट्र में 79% है, एमपी में 15% है और गुजरात में 6% है। तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। इसके बाद है मांडवी नदी, जो कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के भीमगाड़ झरने से निकलती है और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए ये गोवा राज्य से प्रवाहित होने के बाद में अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। जुआरी नदी है वो गोवा राज्य में पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिमी दिशा में बहते हुए अरब सागर में ही विलीन हो जाती है। तो गोवा की सबसे लंबी नदी है वो जुआरी नदी है। गोवा की सबसे लंबी नदी है वो जुआरी नदी है। इसके बाद है श्रावती नदी। श्रावती नदी पर ही जोग जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं और यहाँ पर 4 जलप्रपात हैं वो सम्मिलित रूप से जोग जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, ये 4 जलप्रपात हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से जोग जलप्रपात कहा जाता है। जोग जलप्रपात की हाइट है वो 253 मीटर है। ठीक है, इसके अलावा भारत में 335 मीटर और 310 मीटर दूध सागर तथा कूनिकल जलप्रपात मिलते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर और जोग जलप्रपात है वो 3rd नंबर का भारत में ऊंचा जलप्रपात है। गंगावेली नदी, यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के पर्वतों से निकल के कर्नाटक राज्य में बहती हुई अरब सागर में प्रवेश करती है। इसके बाद है पेरियार नदी, तो अन्नामलाई हिल्स से निकलती है और केरल राज्य में प्रवेश करते हुए यह अरब सागर में जा गिरती है। तो केरल की दूसरी बड़ी नदी है। केरल की जीवन रेखा भी पेरियार नदी को कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में अवस्थित है। अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसमें हुगली नदी, जो गंगा की शाखा के रूप में बहती है। इसके बाद यहाँ पर स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले हुगली नदी है, जो गंगा की ही वितरिका के रूप में उद्गमित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसके बाद है यहाँ महानदी, तो महानदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कोयना और शंख नदियों के संगम पर सिहावा के निकट इसे महानदी कहा जाता है तथा उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है तथा बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो एशिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। ठीक है, 4.8 किलोमीटर लंबाई हीराकुंड बांध की है। इसके बाद है दामोदर नदी, तो यह छोटा नागपुर, पठार, पलामू जिला झारखंड से निकलती है और पूर्व दिशा में बहते हुए ये वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिलती है। यह अति प्रदूषित नदी है। ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र है वो झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल राज्य में मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी, यह नदी रांची के पठार से निकलती है तथा पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के बीच में सीमा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसके बाद वैतरणी, यह उड़ीसा के क्योंझर जिले से निकलती है और इसका अपुआ क्षेत्र है वो उड़ीसा तथा झारखंड राज्य में है और बंगाल की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिराती है। ब्राह्मणी नदी, इसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य की कोयला और शंख नदियों के धाराओं के मिलने के कारण से ब्राह्मणी बनती है और बंगाल की खाड़ी में ये नदी अपना जल गिराती है। इसके बाद आती है गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। 1450 किलोमीटर इसका एरिया है और ये नदी पश्चिमी घाट से लेकर के पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नासिक जिले के पास त्रियंबकम की पहाड़ियों से निकलती है और मुख्य रूप से इस नदी का बहाव क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्व की ओर है। समुद्र में मिलने से 60 मील लगभग 96 किलोमीटर पहले ये नदी बहुत सी संकरी उच्च दीवारों के साथ में बहती है। तो संकरी ऊंची दीवारों के बीच में बहती है ये नदी, यानी भ्रंश के अंदर से बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों का नाम है पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, प्रवदा, वर्धा और इंद्रावती। राजमुरी नामक स्थान पर डेल्टा का निर्माण करती है गोदावरी नदी। नेक्स्ट कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा का निर्माण करती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के ये नदी प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां हैं
घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, पंचगंगा, दूधगंगा, भीमा, मूसी, कोयना और वर्णा नदी है वो इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है और दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल का प्रवाह बना रहता है। और इसका कारण है कि कावेरी का जो ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र है यानी कर्नाटक और दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा जल प्राप्त करता है, जबकि इसका जो निचला जल ग्रहण क्षेत्र है वो जो तमिलनाडु उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण से जल प्राप्त करता है। तो जब हमने प्रायद्वीप पठार के बारे में जब मैं आपको बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है, और इसी के तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करती है तब ये कर्नाटक स्थान पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर अधिक बारिश होती है जिसके कारण से कृष्णा नदी उद्गमित होती है। जब उत्तर पूर्वी मानसून लौटती मानसून होती है तब तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश होती है और इसी के कारण से जो कृष्णा का दक्षिणतम हिस्सा है, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, वहां उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से यह नदी जल प्राप्त करती है और यह नदी सदावाहिनी नदी है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि अपवा क्षेत्र के आधार पर भारत में नदियों का सही क्रम क्या है। तो गंगा सबसे बड़ा नदी तंत्र है, उसके बाद सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवा क्षेत्र है वो इस प्रकार से है कि गंगा सबसे अधिक मात्रा में बहती है यानी गंगा की लंबाई अधिक है। सिंधु नदी है भारत में वो गंगा के बाद अपवा तंत्र आता है और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवा तंत्र है वो 3rd नंबर पे आता है। तो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र हिमालयी अपवा तंत्र से पुराना है। नर्मदा, ताप्ती, महानदी रिफ्ट घाटी से होकर के बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अपवा मार्ग के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनमें गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, कृष्णा, महानदी और कावेरी नदियां हैं। जनवरी से जून की अवधि के दौरान गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह होता है क्योंकि अपना जल बर्फ पिघलने और वर्षा होने से प्राप्त करती है, ठीक है। गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है जो एक भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जा गिरती है। तो बाराकर नदी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब इस पे दामोदर घाटी परियोजना का संचालन किया गया है और इसी के कारण से बाढ़ पर नियंत्रण किया गया है। तो भीमताल उत्तराखंड में स्थित मीठे पानी की झील है। पुलिकत झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक खारे पानी की झील है, ठीक है। इसी के साथ ये है क्वेश्चन आपके लिए। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।